नमस्कार जी। नमस्कार। आपका ये सेकंड इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू की सीरीज़ में हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप एक किसान नेता के रूप में हैं जो चौधरी चरण सिंह जी ग्राउंड लेवल पे लड़े थे। उसी तरह से आप किसानों मज़दूरों के लिए ज़मीनी हकीकत से लड़ते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके लिए अच्छी नीति हो सकती है उससे लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे इसी सीरीज़ में एक पूछना चाहता हूँ कि हमारे युवा जो हैं उनको आप बताइए, या हमारे समाज को आप ये बताइए कि राजनीति क्या है और आदर्श राजनीति क्या होती है, और आज के परिप्रेक्ष्य में आदर्श राजनीति कैसे अलग हो सकती है। सबसे पहले तो राजनीति समझिए, राजनीति क्या है। राजनीति मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करें तो वो नीति जो राज करने के लिए बनाई जाती है। राज से मतलब अधिनायकवाद नहीं, राज से मतलब है जिस तरह चाणक्य ने राजनीति करके और धनानंद के साम्राज्य को समाप्त किया और उसके बाद जो साम्राज्य स्थापित किया, आज तक उनका जैसा साम्राज्य कोई स्थापित नहीं कर पाया। राजनीति का मतलब ये है कि हम दीन दुखी, गरीब, लाचार, कमज़ोर, किसान, मजदूर, उद्योगपति, मध्यम जो व्यापार करने वाले हैं, उन सब की सुरक्षाओं का, उन सब के व्यापार का, उन सब के स्वास्थ्य का, उन सब की पढ़ाई का ख्याल करें। ऐसी नीति बनाएं कि जिससे देश तरक्की करे, देश विकसित बने। उसका नाम राजनीति है। आज जो राजनीति है, आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बड़ा घोटाला है। विचारधारा की राजनीति नहीं बची। आज राजनीति है केवल कुर्सी के लिए, और कुर्सी भी इसलिए कि हम शासक बन जाएं और लोगों का उत्पीड़न करें और अपने घरों को में इतना पैसा भर दें घरों में कि हमारी 7 पीढ़ी भी पैसे कमाने के लिए सड़क पे ना आए। अच्छा, जैसे आपने बताया राजनीति एक आदर्श राजनीति में अंतर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस राजनीति को या समाज में जो कुरीतियाँ हैं या राजनीति में जो कमियाँ हैं उसको हम शिक्षा के माध्यम से सुधार सकते हैं क्या? बिल्कुल सुधार सकते हैं। आज हम जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ये परिकल्पना कर लेते हैं कि मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा, मेरा बेटा जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा। लेकिन एक भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा एक देश का नेता बनेगा। आप जब देश आज़ाद हो रहा था, पिछले 100 साल जो संघर्ष किया, वो लोग राजनीति में थे जो देश में टॉप पर थे, शिक्षा में टॉप पर थे, व्यवसाय में टॉप पर थे। सारे बुद्धिजीवी लोग राजनीति में थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग ऐसे थे जो अपने टाइम के ब्रिलियंट लोग थे, जिन्होंने देश के लिए राजनीति की और देश को, उस समय देश की समस्या थी आज़ादी, और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। आज देश की समस्या है आर्थिक आज़ादी। आज आर्थिक आज़ादी के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब हम शिक्षा में अपने शिक्षित बच्चों को शिक्षा देने के बाद उन्हें राजनीति में लेके आएंगे और उन्हें नेता बनाएं, ताकि वो देश की अच्छी से अच्छी नीति बना सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। एक अंगूठा छाप आदमी एक IAS के ऊपर बैठकर पैसे के दम पर, छल फरेब के दम पर, पार्टी के दम पर देश को चलाने की बात करते हैं। क्या देश ऐसे ही चलेगा? आज देश में देख लीजिए, अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और युवा लोग जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं सरकार से कि हमारे पेपर लीक ना करे जाएं, हमें एग्ज़ाम पर बिठाइए, हम अपनी योग्यता साबित करेंगे। लेकिन कोई चांस उन्हें नहीं दिया जा रहा, बल्कि बड़ी साजिश करके लोग इन नौजवान बच्चों को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी सब माँ बाप से ये विनती है कि वो अपने बच्चों को, जो काबिल बच्चे हैं, उन्हें राजनीति में लेकर आएँ, उनसे राजनीति की उनमें प्रेरणा भरें। और पार्टियों को भी चाहिए कि वो एक राजनीतिक कैंप लगाकर लोगों को निखारें, उनके नेतृत्व की क्षमताओं को निखारें। लेकिन आज दूसरा ये वातावरण है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, चाहे कैसे भी कमाई है, उन लोगों को टिकट दिया जाता है, वो लोग राजनीति में आते हैं और फिर वो लोग जो पैसा खर्च करते हैं उसे कमाने का काम करते हैं।
इसी सीरीज में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने राजनीतिक कमियाँ हमारे समाज में बताई या नेताओं में जो भी हैं इतनी हैं कमियाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप इन कमियों को जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे दूर करेंगे? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जब राजनीति में आए तो देश गुलाम थे। चौधरी साहब ने एक बात कही थी बड़े खुले मंच से और खुले मन से कि वो किसान की राजनीति करते थे, मध्यम वर्ग की राजनीति करते थे, लोअर वर्ग की राजनीति करते थे। उन्होंने कहा कि एक नज़र खेत पर रखो, दूसरी नज़र लखनऊ और दिल्ली पर रखो। लेकिन हमने चौधरी साहब की उस बात को ख़त्म कर दिया। उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत आए। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत बढ़िया राजनीति में एक मुकाम कायम किया, वो भी किसान की राजनीति में। लेकिन चौधरी साहब ने उनसे भी कहा था कि एक गलती तो मैंने की कि मैंने कभी आंदोलन नहीं किए, और एक गलती तुम कर रहे हो कि तुमने एक किसान को इतनी ताकत दे दी कि वो डीएम की चिक उठाकर डीएम से प्रश्न कर सकता है, लेकिन तुमने इन्हें राजनीतिक बनाकर इनके भविष्य पर और देश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे लोग जो सड़क पर राजनीति करते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें ज़रूरत है उस सदन में बैठने की जिस सदन से कानून बनते हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उस सदन में नहीं हैं, हमारा प्रतिनिधित्व उस सदन में नहीं है। जब तक हम उस सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। आंदोलन करेंगे तो उन पर केस लगेंगे, वो जेल जाएंगे, उन्हें माफिया बना दिया जाएगा, उन्हें हिस्ट्री सीटर बना दिया जाएगा और उनके चरित्र पर दाग लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो पैसे के दम पर खरीद कर टिकट ले आएंगे और उन लोगों को राजनीति करने का मौका मिलेगा। जब वो बैठेंगे सदन में जाके तो केवल वो पैसा देखेंगे, उनका किसी किसान से कोई मतलब है, ना किसी मजदूर से कोई मतलब है, ना किसी व्यापारी से कोई मतलब है, उनका किसी से कोई लेना देना, ना देश से कोई मतलब है, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। और ये आप देख भी रहे हो कि देश में राजनीति का स्तर कितना गिर गया। हमने देखा है कि जैसे आपने बताया कि जैसे टिकैत जी और जो एक किसान नेता हैं, इनको राजनीति में उतरना चाहिए, संसद में बैठना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल से जुड़े हों, किसान मजदूर की समस्या को अच्छे से समझते हैं और उसको प्रैक्टिकली उन्होंने फेस किया है। तो लेकिन प्रॉब्लम हमारे इसमें ये भी तो है कि उन्हें फिर वोट नहीं मिलते हैं। तो जैसे आप मान लो कहीं से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैदान में आप उतरते हैं, तो आपका भी यदि टिकैत जैसा प्रॉब्लम हो गया तो आप कैसे इसको फेस करेंगे? देखिए, हम जो आंदोलन करते हैं उनमें साफ कहते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं। हमने लोगों को माइंड मेकअप किया है। अभी हम बहापुर में जो आंदोलन कर रहे थे उसमें हमने रोजाना ये बात कही कि हम राजनीतिक हैं, नॉन पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल हैं। उन्होंने माइंड मेकअप किया कि हम अराजनीतिक हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति गंदी चीज़ है। जब आपने पहले ही लोगों को ये बता दिया कि हम राजनीति नहीं करेंगे और फिर जब आप राजनीति में आओगे तो लोगों के दिमाग में जो माइंड सेट है वो आपके खिलाफ बन जाएगा। हमने माइंड सेट तैयार किया, हमने कहा कि हम राजनीति करेंगे, उस सदन में जाएंगे। चौधरी साहब की विचारधारा के लोग हैं हम टिकैत साहब की विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं। हम राजनीति भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। जी अच्छा, आजकल जो नेता हैं वो ज़्यादातर बोल देते हैं हाँ जी आपका काम हो जाएगा, ये समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो गांव के लोग बताते हैं कि भाई ये हमारे गांव में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, तो वोकली बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वोकल राजनीति और ज़मीनी राजनीति में क्या अंतर होना चाहिए? राजनेता वोट के समय तो गांव-गांव दिखाई देते हैं, लेकिन अधूरे कार्य के लिए मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं गांव वालों को और कार्य सालों तक लटके रहते हैं। इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं? पिछले 15 साल से जो राजनीति हो रही है वो राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही, वो आपके खरंजे पर नहीं हो रही, आपके खाद बीज पर राजनीति नहीं हो रही, मल्टीनेशनल कंपनी के रोकने पर राजनीति नहीं हो रही, आपके व्यापार को अच्छा सुदृढ़ बनाने की राजनीति नहीं हो रही। जो राजनीति हो रही थी वो इमोशनल हो रही थी। और आपने इन मुद्दों पर जब वोट नहीं दिया उन्हें, ना व्यक्तिगत रूप से आप अपने विधायक को वोट देना चाहते थे। पिछले हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि लोगों ने गांव से जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे उन्हें भगा दिया, लेकिन चुनाव वही जीते।
क्योंकि आप जनता ने वोट भावनात्मक रूप से दी और उन लोगों को वोट दी जो उन पार्टी से खड़े थे। उन्हें कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसा ऑरा बना दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा और आरएसएस द्वारा कि ये तो हमारे प्रतिनिधि हैं, काम तो हम करेंगे। अब जब जनता उनके पास काम के लिए जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हमारी नहीं चलती, हम क्या करें, हमारी कोई सुनता नहीं है। हजारों बार बयान ऐसे आए, मंत्रियों के बयान ऐसे आए हैं। जो आज राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो व्यक्ति आधारित नहीं है, वो पार्टी आधारित राजनीति है। और जब भी लोकतंत्र में पार्टियां इतनी हावी हो जाएंगी तब आम आदमी का नुकसान होगा। अब से 30 साल पहले निर्दलीय चुनाव बहुत भारी संख्या में लोग जीत कर आते थे, लेकिन आज निर्दलीय चुनाव जीतना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि राजनीति में जो पार्टियां हैं इन्होंने अपनी विचारधारा का वर्चस्व इतना जमा दिया है पैसे के दम पर कि अब अकेला आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए ये हालत है हमारी। हमें विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। हाँ, भाजपा ने विचारधारा की राजनीति की। उसने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ी खाई पैदा करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे आपके लिए, हम भारत में सत्ता हटाएंगे। उन्होंने वो काम कर दिया है। उनकी विचारधारा पर वो खरे उतरे हैं। अब किसान ये कहे कि मेरी विचारधारा पर खरे उतरो, तो आपने अपनी विचारधारा वोट नहीं दी। एक छोटा व्यापारी ये कहे कि मैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से त्रस्त हूँ, मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है बल्कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपने उस मुद्दे पर राजनीति वोट नहीं दी थी। आपने तो वोट दी थी भावनात्मक मुद्दे पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे। तो आप हकदार नहीं हैं, जनता हकदार नहीं है इस बात की कि वो कहे कि हमारी ये समस्या है, इन्हें सॉल्व करिए। और अगर आप कहते भी हैं तो ऐसे ही टाल मटोल करते हैं। वो एक दिन भी ना आए वोट मांगने, तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी की उस विध्वंसक विचारधारा के पक्ष में वोट दे रहे हैं, जिसका पर्दाफाश अब हुआ है। अब जैन जी, जब यही जैन जी लोग, यही बच्चे जब इनसे 5 साल पहले 10 साल पहले मना किया करते थे कि ये लोग नहीं हैं भारत की राजनीति के लायक नहीं है लोग, ये भारत के लोगों को नहीं समझते हैं, इन्होंने नहीं मानी थी और हर हर मोदी घर घर मोदी करके वोट दिया था। और आज वही जैन जी सड़कों पर है, अपने दुर्भाग्य को रो रहा है। आज वो गलती महसूस कर रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम छलावे में आ गए। और ये काम हिटलर ने किया था कभी किसी ज़माने में, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, जैसे आपने बोला ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं लोग, तो जन्म से जब आप कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका ये नहीं पता होता ये हिंदू है या मुस्लिम है। उनका शरीर पूरा एक जैसा होता है और खून भी एक ही होता है, लाल कलर का। तो उसके बाद ये इनमें अंतर कौन करता है? इसमें अंतर तो हम समाज ही करता है, और समाज जब करता है तो उसका फ़ायदा राजनीतिक लोग भी उठाते हैं। तो इस चीज़ को हम शिक्षा के माध्यम से कैसे सुधारें? शिक्षा के माध्यम से मेरा मानना है कि सब कुछ सुधारना पॉसिबल है। शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। मैं आपका पीछे थोड़ा ले जाऊंगा आपको। भाजपा ने 3 साल के बच्चे पे दाव लगाना शुरू किया, शिशु मंदिर खोले। शिशु मंदिरों में उन्होंने तैयार किया बच्चों को हिंदुत्व की विचारधारा में। उन्होंने इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया। जिन लोगों ने देश की राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लिया, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, उन लोगों को उन्होंने हीरो बना दिया। मैं चोरा चोरी कांड की, जो चोरा चोरी एक कांड हुआ था 1924 में, उसका जिक्र करूँगा यहाँ ज़रूर। जो चोरा चोरी प्रकरण था उसमें टोटल जाटव समाज था, हरिजन समाज था, जिसने उस आंदोलन को लेके जा रहे थे। और उस पुलिस ने जब उन पर अत्याचार किया तो भीड़ ने आक्रोश में आकर उस थाने को फूंक दिया। उसमें 22 सिपाही जिंदा जले। कहीं जिक्र है उसका? क्या वो काम किसी हरिजन ने किया था? शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया था कभी? कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों का जिक्र है? कहीं जिक्र नहीं है। हमने विचारधारा को बनाया हिंदुत्ववादी, हमने विचारधारा को पुरुषार्थ मैंने कभी तैयार किया। दूसरी तरफ शिक्षा का जो पैटर्न दिया कांग्रेस ने दिया, डीपीएस खोलकर पूरी पश्चिमी सभ्यता के साथ। और आज ये स्थिति है कि अगर हम शिक्षा को
बिल्कुल निरपेक्ष भाव से शुरू करें। ये सिलेबस उस तरह तैयार करें कि हमारे योद्धाओं ने हमारे देश की राजनीति क्या थी, हमारे ऋषि मुनि कौन थे। हम जो छोटे थे पढ़ते थे ऋषियों को, आज किसी ऋषि के बारे में नहीं बताया जाता, वेदों के बारे में नहीं बताया जाता। जिस धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम अपने मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, उनकी मस्जिदों में, उनके स्कूलों में। लेकिन हमें धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और एक आडंबर हम पे थोप दिया जाता है। आज भी अगर हम शिक्षा में धर्म को भी साथ लेके चलें, हम वेदों को साथ लेके चलें, कुरान को साथ लेके चलें, बाइबल को साथ लेके चलें, तो हमें एक ऐसा इंसान तैयार करेंगे जो इस देश के लिए काम करेगा, जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष से मतलब ये नहीं कि धार्मिक नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष से मतलब है कि वो सब धर्मों का सम्मान करेगा, सब धर्मों को साथ लेके चलेगा। तब ऐसा जो आज वैक्यूम आ गया है, आज जो बट गए हैं हम धर्म के नाम पर, ये नहीं बटाव होगा, ये फैलाव बिल्कुल रुक जाएगा। आज शिक्षा में बहुत आवश्यकता है कि हमें अपने इतिहास को, चीन ने ये काम किया, चीन ने अपने गुलामी की बात कभी नहीं बताई। हम गुलामी की बात करते हैं, हमने अपने योद्धाओं की बात नहीं बताई। हम गीता की बात नहीं कहते, हम रामायण की बात नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि एक बेटे को बाप ने ये नहीं कहा कि तू वन चला जा, और बेटे को भी पता चली कि पिताजी को ये आघात पहुंचा है कि मेरी माँ ने कह दिया कि वन जाना है, तो बिना बताए वो वन चले गए। ये संस्कार हमें देने पड़ेंगे। ये संस्कार हमने नहीं दिए, हमने संस्कार विहीन कर दिया। हम घर में बैठे रहते हैं, बच्चे से कहते हैं कि बाहर कोई आता है कि मना कर दो, पापा नहीं है, तो बच्चा इस संस्कार की गोली नहीं है, संस्कार हमारे व्यवहार से आता है। हमने अपने व्यवहार को दूषित कर दिया है। हम शिक्षा का गलत मायने रख रहे हैं। हम शिक्षा केवल इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि हम IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, हमारे रोजगार के साधन पैदा हो जाए। हम शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे कि हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार करें। संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार हमारे स्कूलों में नहीं हो रहा, किसी शिक्षा पद्धति में नहीं हो रहा। और जब तक संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार नहीं होगा, तब तक देश विकसित देश नहीं बनेगा। जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है कि गवर्नमेंट को इनकम आम आदमी के टैक्स से ही होती है, या जो उनकी इंडस्ट्री हैं, या उनका मान लो पेट्रोल पे सरचार्ज है या समथिंग जो भी है, इनकम तो पब्लिक से ही आती है। किसी भी मंत्री, नेता या गवर्नमेंट का कोई अपना रिसोर्स तो है नहीं, सब पब्लिक का पैसा होता है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे पेट्रोल पे 36 रुपये के करीब टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है, और रेट जो है E20 का या जो प्योर पेट्रोल है उसका लगभग 180 रुपये लीटर है, जो प्योर पेट्रोल है। E20 का लगभग 101, 102 के करीब है। तो क्या इसके अंतर्गत पब्लिक पे वो वजन कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये विचारधारा की बात है। ये जो लड़ाई है, ये जो आप बात कर रहे हैं पेट्रोल की या और चीज़ों की, ये साम्यवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे देश के जो राजनेता हैं उन्हें ऐसा लगता है कि समाजवाद से विकास नहीं होगा, पूंजीवाद से विकास होगा। इसलिए वो सब चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। पैसे का जो कलेक्शन है वो चंद लोगों के पास जा रहा है, और जो आम आदमी है वो अपने टैक्स देने के बाद भी भूखा मरने की स्थिति में आ गया है। आज किसी की जेब में पैसा नहीं है। आज अगर मध्यम वर्ग का आदमी किसी से कर्ज ले ले तो कर्ज पटाने की हैसियत में नहीं रहता, क्योंकि उसकी इनकम और सोर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हर तरफ से पूंजीवाद हावी होता जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। इन एक्सप्रेस हाईवे पे जो पहले हाईवे थे, उन पर जो किसान थे, जो छोटे व्यापारी थे, वो अपने होटल, पेट्रोल पंप वगैरह खोल लिया करते थे, और अपने कई परिवारों का लालन पालन उससे होता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज केवल उन लोगों को ही लाइसेंस मिलेगा, उन लोगों को ही परमिशन मिलेगी जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति भी नहीं बल्कि जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, अडानी, अंबानी या और लोग, जो भी लोग हैं, इन्हीं के पेट्रोल पंप खुलेंगे उस एक्सप्रेस हाईवे पर। हमारा मानना ये है कि अगर एक्सप्रेस हाईवे पर जो किसानों की ज़मीन थोड़ी बहुत बच जाती है, उस पर कनेक्टिविटी क्यों नहीं दी जाती?
क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कनेक्टिविटी हमने दे दी, सब लोगों के लिए रोड ओपन कर दी, तो फिर ये जो कलेक्शन है, ये जो कॉरपोरेट को पैसा जा रहा है, वो बंटना शुरू हो जाएगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नीति है, वो पूरी तरह दुर्ग्राहपूर्ण है। वो आम आदमी के लिए नहीं बनी हुई, वो विशिष्ट लोगों के लिए बनी हुई है। इसलिए देश में आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। देश की आर्थिक नीति को पूरी तरह बदलना होगा, जिससे पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, कॉरपोरेट के यहाँ जो जनरेटर चलते हैं, जिनमें डीजल डलता है, उन्हें डीजल 20 रुपये लीटर सस्ता मिलता है। वो जब ज़मीन लेते हैं हज़ारों एकड़, तो उनमें स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, माफ़ होती है। जो दे सकता है स्टैम्प ड्यूटी, उससे तो माफ़ की जा रही है। और जो बड़ी मुश्किल से ज़मीन खरीदता है किसान, आज तो ज़मीन किसान खरीद ही नहीं रहा। आज तो किसान ज़मीन बेचता है और दूसरे लोग IAS, IPS नेता या और ये कॉरपोरेट वाले लोग ये ज़मीन खरीद रहे हैं। पहले किसान ज़मीन खरीदता था और किसान ज़मीन बेचता था, लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। इसलिए बहुत अमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। आर्थिक नीति में भी आर्थिक नीतियाँ टोटल बनाई जा रही हैं। इन नेताओं का विचार ये है कि आम आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के पास पैसा हो गया और वो नशा मुक्त रहा, तो तुम्हारी कुर्सी के बारे में, तुम्हारी नीतियों के बारे में सोचेगा। आज गांव-गांव में शराब के ठेके खुल दिए हैं, 2-2 ठेके, 3-3 ठेके हर गांव में हैं। ये नीति वही है कि लोगों को नशे में रखो और ऊपर से भाषण देते रहो कि नशा मुक्त भारत करो। अरे भाई, नशा मुक्त भारत कब होगा? जब नशे की चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। आप नशे की चीज़ों को हर घर में उपलब्ध करा रहे हो, हर गांव में उपलब्ध करा रहे हो, और ऊपर से भाषण दे रहे हो कि नशा मुक्त करें। हमें जानबूझकर गड्ढे में डाल रही है ये सरकार। नशा मुक्त नहीं हो सकते हम जब तक हमारे घरों में शराब उपलब्ध है, भांग उपलब्ध है, स्मैक उपलब्ध है। आज बड़े बड़े कॉलेजों में, जो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए, बाहर जाकर वहाँ स्मैक, गांजा हमारे जवान बच्चे पी रहे हैं। पंजाब नशे में डूब गया। किसने डुबाया? इन हमारी नीतियों ने डुबोया। कहाँ से आती है ये कोकीन? कहाँ से आती है स्मैक? कहाँ से आता है गांजा? ये सब प्री प्लान्ड है कि लोगों को नशे में रखो ताकि वो मूल्यों को ख़त्म कर दें। जैसा कि ये आप इतनी सारी समस्या आपने समाज में बनाई, राजनीति के कारण समस्याएं हैं या जो भी है ये, अब इन समस्याओं का सॉल्यूशन तो केवल राजनीति में आके हो सकता है। बिल्कुल, राजनीति में आके समस्या का सॉल्यूशन होता है। तो मैं आपसे ये पूछने में इंटरेस्टेड हूँ कि आप किस पार्टी से और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगे? आपकी राजनीति कैसे बाकी लोगों से अलग होगी? मैं राजनीति में आऊँगा और ये तो अभी नहीं बता सकता किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं जब राजनीति में आऊँगा तो सदन में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करूँगा। उनके लिए नीति बनवाने के लिए काम करूँगा। मैं अकेला भी रहूँगा तब भी उतना ही मजबूती से बात करूँगा जितनी मजबूती से मुझे करनी चाहिए। असल में बात क्या है कि जब हम पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं, पार्टियों के वेब के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं आपकी राजनीति में जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब पार्टियों के वेब में होते हैं तो वो अपनी बातों को कह नहीं पाते। और सज्जन लोगों की ये बड़ी कमी है कि वो अपने लिए जनमत तैयार नहीं करते। मैं कहना चाहूँगा उन राजनेताओं से जिन्होंने जनमत तैयार नहीं किया, अपनी शराफत को लेकर घर में बैठ गए। उन्हें कृष्ण की तरह, महाभारत के युद्ध की तरह, जिस तरह कृष्ण ने 5 पांडवों के लिए 16 बार जाकर दुर्योधन के पास जाकर जनमत को तैयार किया, इसी तरह शरीफ लोगों को, सज्जन लोगों को, देशभक्त लोगों को जनमत को तैयार करना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद, सदन में बैठने के बाद उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए, तभी वो जनता के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। योग्य लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही योग्य हूँ, मुझसे ज़्यादा योग्य लोग हैं, लेकिन वो मायूस हैं। वो मायूसी छोड़ें और देश के लिए जनमत तैयार करें, अच्छे कामों के लिए, और देश के लिए काम करें। अच्छा, अभी कुछ जवान लोगों में गवर्नमेंट की जो थोड़ी गलत पॉलिसी है एजुकेशन के प्रति या पेपर लीक की वजह से, एक 2024 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया हुआ है, यदि स्टेट में भी कोई पेपर लीक होता है तो उसमें सेंटर भी एक्शन ले सकता है।
वहाँ से सीबीआई जांच करा सकता है या बाकी एजेंसियां उस पर काम कर सकती हैं। तो कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई उस स्टेट में पेपर लीक हो गया, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में क्यों नहीं किया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें स्वतंत्र रहती है कि आप भी एक्शन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो पॉलिसी वो अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकती है और उनको कानूनों को टाइट कर सकती है। जो हमारे आज के ऑफिसों में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको भी रोक सकती है वो चाहे तो ये क्यों नहीं रुक पा रहा है नीचे लेवल पे? क्योंकि जो सत्ता में है वही भ्रष्ट है। इसका एक लाइन में जवाब है कि भ्रष्टाचार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं चलता। वही लोग भ्रष्ट हैं जो सत्ता में बैठे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार ना करें तो एक सिपाही भ्रष्टाचार नहीं करेगा, दरोगा भ्रष्टाचार नहीं करेगा। एक लाइन का जवाब है कि अब नए युवाओं को जिन्हें देश से प्यार है उन्हें राजनीति में आना चाहिए। आईएएस ना बनकर उन्हें विधायक और सांसद बनना चाहिए ताकि देश को चला सकें। देश को मूर्ख लोग चला रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि भ्रष्ट हैं, अब मान लो आम आदमी को पता चल गया ये भ्रष्ट है, जैसे हमको भी पता है कि भाई किसने गलत काम किया है, क्या भ्रष्ट है, तो हम उस चीज़ को अदालत में भी लेके जाते हैं मान लो, तो भी वो सबूत मांगता है। अब आम आदमी की इतनी बड़ी पहुंच नहीं है या इतनी उसका जखीरा नहीं है कि भाई उस केस को वो अकेला लड़ ले। ये एक कानूनी समस्या हमारे न्यायालय की आती है, या केस 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग हो जाते हैं और हर केस को लड़ने के लिए वकील को फीस देनी पड़ती है। अब उसमें भी ये होता है कि वो जो दूसरी पार्टी से वो लोग मिल जाते हैं या पैसे दे देते हैं, वर्चस्व है लोगों का पैसा। तो ये समस्या जुडिशरी वाली समस्या, जब हमें पता होते हुए ये गलत लोग हैं हम तब भी एक्शन नहीं ले पाते, इसका क्या समाधान? भ्रष्टाचार संस्कार से निपटेगा, कानून से नहीं निपटेगा। एजुकेशन से, एजुकेशन में संसाधन, शिक्षा से और संस्कार से भ्रष्टाचार खत्म होगा और कोई तरीका नहीं है। कोई कानून इसे नहीं खत्म कर सकता। अभी रिश्वत लेने वाले में जो कानून है वो कहता है कि जो रिश्वत देता है वो भी उतना ही दोषी है, जो लेता है उतना ही वो भी दोषी है। क्या ये प्राकृतिक है? बिल्कुल अप्राकृतिक है। जो पैसा लेता है उसकी कलम में ताकत होती है, इसलिए पैसा लेता है, और जो पैसा देता है वो इसलिए देता है कि वो उससे बहुत कमज़ोर होता है। वो अगर 100वें सीढ़ी बैठा है तो धरातल पर एक सीढ़ी पर है, इसलिए पैसा देने वाला दोषी नहीं होना चाहिए। कानून ये बदल दो तो आधी समस्या पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पैसा वही लोग लेते हैं जो कानून बनाते हैं, तो ऐसे कैसे बदल देंगे इसे? उन्हें तो अपने आप बचाव पहले करना है, पैसा भी लेना और बचाव भी करना। अब मैंने पैसा, अब किसी किसान ने, किसी गरीब मजदूर ने किसी दरोगा को पैसा दे दिया, किसी बिजली वाले को पैसा दे दिया, तो शिकायत इस डर से नहीं करेगा क्योंकि उसे भी जेल जाना पड़ेगा। पैसा तो इसलिए देते हैं मजबूरी में मेरा काम हो जाए, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो किसान को इतना टाइम कहाँ है कि भाई मैं इन्हीं के ऑफिस में आके बैठा रहूँ। वो तंगी इसलिए करते हैं कि पैसा दे दे, और वो देता है इसलिए कि वो बहुत कमज़ोर होता है। अच्छा, लास्ट इसी इंटरव्यू में हम यहीं पे क्लोज करते हैं। लास्ट ये है कि किसान मजदूर की जो समस्याएं क्या हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? किसानों के लिए पूरे रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म से मेरा तात्पर्य है कि वो जो पैदा करता है उसे उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके बारे में नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। भूमि अधिग्रहण को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। ये इतना लेंदी है, ये इतना पेपर वर्क है इसमें कि इसे लागू करना लोहे के चने चबाने जैसा है। इसलिए सरकारें बेईमानी कर रही हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की ज़रूरत है। किसान को रिबेट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई रिबेट मत दीजिए, किसान को टैक्स फ्री करिए। इस तरह पूरे रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसे अभी इतना सारा बहुत विस्तार से हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रिफॉर्म की ज़रूरत है किसान के लिए और छोटे व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, नौजवान के लिए। अगर हम ये रिफॉर्म लेकर आते हैं तो फिर देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा जब हम संस्कारवान और शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षा संस्कार सहित होगी, रहित नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ मनवीर सिंह जी, किसान और मज़दूर के नेता जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं और अभी जल्दी ही ये
जेल से आए क्योंकि उनके ऊपर गैंगस्टर लगा के जेल में डाल दिया था किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए। तो ये एक, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार की दमनकारी नीति तो हमेशा होती है और इससे हमें कोई डर नहीं, ना इनका हमें कोई गिला शिकवा है। सरकार का काम था, और ये सरकार तो ऐसी है कि इनके खिलाफ अगर बोल तो देशद्रोह का मामला बनता है। मैं तो खुशनसीब हूँ कि इन्होंने देशद्रोह केस नहीं लगाया मुझ पर, वरना देशद्रोह केस लगा के मुझे हमेशा के लिए बंद कर सकते थे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।